वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए जिसका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 3 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सेशन में काफी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चलूंगा, आप उसे भी नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। और उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल। ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसकी स्थापना में एम जी रनाडे एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल हुए थे, यानी तीनों शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट, 3 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। इसे ध्यान रखेंगे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। नेक्स्ट, लाल किला स्थित हीरा महल को किसने बनवाया था? तो लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? यह था बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में लड़ा गया? तो यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस के काल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो यह हुआ था 1780 से लेके 1784 तक लड़ा गया था। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे, मंगलौर की संधि से। कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, इस लीग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजरायली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह को डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था तथा वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यह अहोम अहोम गोमधर कुंवर सही सुमेलित है। खांसी तीरथ सिंह ये भी ठीक है। नील दिगंबर ये भी ठीक है। ताना भगत अली मुलसियार ये गलत है। ताना भगत यह क्या हो जाएंगे? ताना भगत विद्रोह 1914 में वर्तमान के झारखंड में हुआ था। उस समय बिहार था जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं वर्गाकार एवं आयताकार दोनों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ की खोज सबसे पहले 1974 ईस्वी में जीन फ्रेंकोइस जारीगे तथा कैथरीन जारीगे द्वारा की गई थी। यहाँ से वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के घरों का अवशेष मिला है। यहाँ से जानवरों के हड्डियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष जांघों से एवं शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है। नेक्स्ट,
अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था धम्म महामात्र को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही दिनों में चर्चा में रहे सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो सेंगोल का संबंध हो जाएगा चोल वंश से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सेंगोल क्या है? तो सेंगोल एक प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित है। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिलाया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था? तो यह अंग्रेजों एवं पुर्तगाली के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह एक नौसेना युद्ध था, नौसैनिक युद्ध था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव से के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो यह घटना घटित हुई थी हंटर आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है नदी और एक तरफ दिया गया है सहायक नदी। तो महानदी की सहायक नदी मांद बिल्कुल सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा, ये भी ठीक है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, ये भी सही है। गोदावरी नदी की मूसी, ये कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी की यह मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी सहायक नदी हो जाएगी कृष्णा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है पूछा गया है, तो हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन या रात होता है। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 18 नंबर प्रश्न है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन मिस्र की स्थानीय पवन हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन के फैलाव की प्रतिशतता विश्व में सर्वाधिक है। यह वन मुख्यतः उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो यह क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा, उसके बाद हो जाएगा लेपुलेख दर्रा, उसके बाद नाथुला दर्रा और बोमडीला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नाथुला सिक्किम। लेपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और बोमडीला, यह भी बोमडीला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार इससे पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? किसे पृथक करता है? तो यह हो जाएगा अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो ऋतु प्रवास किया करते थे भूटिया जनजाति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भूटिया जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाए जाते हैं, जो कि ऋतु प्रवास किया करते थे। इस जनजाति के लोग मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो कि आम के फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, इसे ध्यान रखेंगे। इससे
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़द। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो यह हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंतिम वस्तुओं की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। जीडीपी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। नेक्स्ट, 27 नंबर प्रश्न है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम संबंधित है। यह नियम किससे संबंधित है? यह जे बी से का बाजार नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध यहाँ पूछा गया है, तो यह किससे है? कृषि साख से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि मल्होत्रा समिति का संबंध, तो वह बीमा से हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वस्त्र नीति से संबंध किसका हो जाएगा? तो सत्यम समिति। यह भी ध्यान रखेंगे, सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। जबकि चीनी उद्योग से किसका संबंध है? तो इसका हो जाएगा महाजन समिति। महाजन समिति ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो यह शामिल कौन सा है? बैंक नीति दर, खुले बाजार की प्रक्रिया, नैतिक प्रभाव की नीति, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1993 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएगा? तो यह इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया सही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, ये कथन गलत दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 39 का ख में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह कुल 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला हो जाएगा जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। इसे भी ध्यान रखेंगे, कुल 5 तरीके से। यही अगर पूछा जाए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो यह हो जाएगा 6 बार। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यह हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे। पहले कितने थे? तो 47 थे, जो कि अभी वर्तमान में 52 हो गए हैं। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार को होता है। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 88। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में लेते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष के रूप में सिर्फ इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 3 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? कौन सा गलत है यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और फिर मुख्य न्यायाधीश और फिर कैबिनेट मंत्री। तो इसमें इनमें से सब कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो यह हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि ग्रीन बुक किस देश की है, तो ग्रीन बुक हो जाएगा इटली और ईरान का, और ऑरेंज बुक हो जाएगा नीदरलैंड का, और ग्रे बुक हो जाएगा बेल्जियम और जापान का। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 42 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो यह हो जाएगा 50। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह संबंधित है कुचिपुड़ी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। इस नृत्य शैली से कुछ संबंधित व्यक्ति और हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वंदातम, सत्यनारायण। इसे भी ध्यान रखेंगे। और यही अगर पूछा जाए कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह हो जाएंगे आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, 45 नंबर प्रश्न है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? तो यह दिया गया था 1997 में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 1997 में दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। और यही अगर पूछा जाए कि मान बुकर अवार्ड कब की शुरुआत कब से किया गया, तो यह किया गया था 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1964 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेड डाटा बुक ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसका पहला प्रकाशन 1964 में किया गया था। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो यह सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है, नोकरेक मेघालय ये भी ठीक है, अगस्त मलाई केरल ये भी सही है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश यह गलत है। कंचनजंगा कहाँ है? तो यह कंचनजंगा सिक्किम में है। इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मायोकार्डियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोपियोसेप्टिक न्यूरोमस्क्यूलर फेसिलेशन तकनीक संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो शरीर के लचीलापन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है विटामिन बी और सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो यह वर्गीकृत की जाती हैं परिमाण एवं आकार पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो वयस्क मानव के शरीर में
206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशुओं में 275 से लेकर 300 तक हड्डियां होती है। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो शरीर के संरक्षण का कार्य करता है एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो यह होगा ऑक्सीन के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि जिब्रेलिन्स हार्मोन, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन बौने पौधे को लंबा करता है, इसे ध्यान रखेंगे। साइटोकाइनिन क्या है? तो साइटोकाइनिन पौधे में कोशिका का विभाजन करती है। नेक्स्ट, 57 नंबर प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न है, टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हो जाएंगे, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्सिलिया एवं फर्न के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 59 नंबर प्रश्न है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। तो लाइपेज का स्रोत क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अग्नाशय। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे निकलने वाले अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें एंजाइम निकलते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं सहजीविता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? यह हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वे सभी खनिज जिसमें लोहा की मात्रा होता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि। और अलौह धात्विक खनिज जिस धात्विक खनिज में लौह की मात्रा बहुत ही कम होती है उन्हें अलौह खनिज कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, सीसा एवं टीन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोगी तत्व को परमाणु ईंधन कहा जाता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, यह कहलाते हैं एल्कीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोना गोल्ड का घोला जा सकता है, गोल्ड को घोला जा सकता है किसमें? तो यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है तांबा एवं जस्ता का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है, एक जेटा बराबर होता है 10 के पावर 21। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 के पावर -24 होता है एक योक्टा, इसे ध्यान रखेंगे, एक योक्टा। और 10 के पावर -21 होता है एक जिप्टा। क्या होता है? एक जिप्टा। और 10 के पावर 24 होता है एक योटा, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 67 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है। यहाँ अचानक वृद्धि पूछा गया है, तो यह हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और शुष्क मौसम कब होता है? तो जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है, जबकि अगर अचानक से अगर गिरने लगे तो वह आंधी या तूफान की संभावना होती है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? यह किया जाता है अवतल लेंस के सहायता से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष के कारण क्या होता है? तो यह होता है परावर्तन एवं अपवर्तन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन। यह कथन गलत दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। किसने दिया था?
यह स्नेल ने दिया था, बाकी सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह 7 प्राथमिकताएं क्या है? तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंचरण एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र बोला गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? यह लगाया गया है 5.9%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो यह रहा 551.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि दिसंबर 2022 के अंत में भारत के पास कितने बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है, तो यह हो जाएगा 562.7 बिलियन डॉलर। 7 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा रिजर्व में है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? यह आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरे में आया है सेवा क्षेत्र से और तीसरा हो जाएगा व्यापार क्षेत्र से। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? यह सर्वाधिक हो जाएगा यादव का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनकी आबादी कितनी हो जाएगी? तो 14.26% हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है यूएई के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहां हुआ? तो यह हुआ था उदयपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है, तो यह इसकी निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि कोविडशील्ड की किसने बनाया था, तो वह भी हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा आईसीएमआर ने मिलकर बनाया था। और कोवैक्स वैक्सीन हो जाएगा तो वह बनाया गया था बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? यह किया गया है LVM-3M3 के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस मिशन के तहत 36 उपग्रह को इनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था? तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य है, यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे हो जाएगा और छत्तीसगढ़ तीसरे पे हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? यह किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? यह किया गया है मैक्सिको के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 85 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सुमन कुमार बेरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वह हो जाएंगे वीवीआर सुब्रमण्यम। और अनिल कुमार लाहोटी कौन है? तो यह हो जाएंगे रेलवे बोर्ड के सीईओ, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके संबंध में वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, बिल्कुल सत्य है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी ठीक है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उपरोक्त सभी इनमें से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का यहाँ स्थान पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भारत चौथा है तो इसमें सबसे फर्स्ट पे कौन होगा, तो पहले पे यूएसए है, अमेरिका, और तथा भूटान सबसे लास्ट में है। भूटान सबसे लास्ट में है 145वां स्थान पे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है असम को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 89 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? यह हो जाएंगी 6 महिलाओं को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो निर्मला सीतारमन जिनको 36वां स्थान प्राप्त है, उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, शोभा मंडल, किरण मजुमदार शॉ और फाल्गुनी नायर को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 90 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण पूछा गया है तो यह हो जाएंगे 6, जबकि पद्म भूषण से हो जाएंगे 9। और अगर यही पूछा जाए कि पद्मश्री, तो पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। तो कुल कितना हो जाएगा? तो 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 91 नंबर प्रश्न है, 64वां रैमन मैग्सेस पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? यह सथयारा छिम, तदाशी हटोरी और बर्नाडेट डे मैड्रिड यानी उपरोक्त सभी को किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस पोर्टल की मदद से 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और अन्य प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, 94 नंबर प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सलमान रुश्दी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी अभी जो वर्तमान में चर्चा में है, विक्ट्री सिटी, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद विमल जालान का पुस्तक हो जाएगा फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। सज्जन सिंह यादव की प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 95 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया है पुणे में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया है। 96 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, लास्ट में आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 97 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 5814। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 219। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट 100 प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।